नमस्कार, स्वागत है हमारे सभी दर्शकों का स्वास्थ्य से जुड़े हर पहलू पर संपूर्ण जानकारी देने वाले कार्यक्रम मिशन हेल्थ में। दर्शकों, आप जानते ही हैं कि टीकाकरण एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए नवजात शिशु और गर्भवती स्त्री को विभिन्न बीमारियों से बचाया जा सकता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मिशन इंद्रधनुष योजना जारी की। इस अभियान की सफलता को देखते हुए और इसे और अधिक व्यापक स्वरूप देने के लिए और अधिक लोगों को जोड़ने के लिए वर्तमान में सघन मिशन इंद्रधनुष 2.0 अभियान चलाया जा रहा है। तो बस अब आप समझ गए होंगे कि क्या है हमारे आज की चर्चा का विषय। आज हम जिस विषय पर बातचीत करेंगे वो है सघन मिशन इंद्रधनुष 2.0। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से महाप्रबंधक नियमित टीकाकरण एवं बाल स्वास्थ्य डॉक्टर वेद प्रकाश जी को। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आप जानते ही हैं ये हमारा सजीव फोन इन कार्यक्रम है, तो आप भी हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं अपने टेलीफोन कॉल्स के माध्यम से। तो हमें कॉल करने के लिए हमारे फोन नंबर्स नोट कर लें। हमारे फोन नंबर्स हैं 052222055756, दूसरा नंबर है 0522228869 और 0522401598। साथ ही दर्शकों, आपसे ये गुजारिश है कि जब आप हमें कॉल करें तो अपने टेलीविजन सेट की आवाज़ धीमी रखें और अपने सवाल को छोटा रखें। इसके अतिरिक्त आज हमारे साथ स्टूडियो में बहुत सारे आमंत्रित दर्शक भी मौजूद हैं। आप सभी दर्शकों का भी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो बस शुरुआत करते हैं आज के विषय पर डॉक्टर साहब से बातचीत। डॉक्टर साहब, जैसे कि आज का हमारा विषय है सघन मिशन इंद्रधनुष 2.0, तो ये अभियान क्या है और इसका उद्देश्य क्या है? जैसा आपने अभी बताया कि नियमित टीकाकरण से बच्चों की सुरक्षा करने का एक उद्देश्य होता है और उसमें और लोगों को जोड़ने के लिए ये कार्यक्रम चलाया गया। तो मैं बताना चाहूँगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं जन्म के बाद शुरुआत के 1 या 2 साल, उनकी बहुत सी गंभीर बीमारियों के होने का खतरा रहता है और उससे कई बार जान भी चली जाती है। तो बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए नियमित टीकाकरण का कार्यक्रम चलाया जाता है, जिसमें कि उनको बहुत सी जानलेवा जो बीमारियां हैं उनके विरोध में उनके खिलाफ टीके लगाए जाते हैं। तो सभी जिलों में या सभी स्थानों पे इसकी जो उपलब्धि है बहुत अच्छी नहीं रहती है कई बार, क्योंकि वैक्सीन उपलब्ध हैं, कार्यक्रम चलाया जा रहा है, लेकिन बहुत से लोग बच्चों को लेके आते नहीं हैं टीकाकरण के लिए, जिसके कारण करीब 10 से 15% बच्चे अनइम्यूनाइज्ड रह जाते हैं, उनका टीकाकरण नहीं हो पाता है। तो इसीलिए भारत सरकार के निर्देश पे ये मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम पहले शुरू किया गया था और जिसको बाद में सघन मिशन इंद्रधनुष का नाम दिया गया। तो जैसा आपने बताया 2.0, तो इसका पहला चरण जो है 2017-18 में आयोजित किया गया था और अब इसका दूसरा फेज़ है। तो इस तरह से फिर से ये अभियान चला के ये सुनिश्चित किया जाने की कोशिश हो रही है कि सभी बच्चे, हमारे 100% बच्चे, उनको सभी टीके लग जाएं ताकि स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। और ये उत्तर प्रदेश के 75 में से 73 जिलों में 425 ब्लॉक में चलाया जा रहा है और अभी इसी पे हम लोग आगे चर्चा करेंगे। जी, तो डॉक्टर साहब, ये यहाँ पे ये बताइए कि इस अभियान के तहत कौन कौन सी बीमारियों के टीके लगाए जा रहे हैं? जितनी भी खास बीमारियां हैं जिनसे छोटे बच्चे ग्रसित हो जाते हैं और जो खास तौर पे जानलेवा हैं, उस सभी बच्चों के उन सभी बीमारियों के खिलाफ टीके हमारे नियमित टीकाकरण में लगाए जाते हैं और नियमित टीकाकरण में दिए जाने वाले सभी टीके इसमें भी दिए जाएंगे। जो भी टीका छूटा हुआ है, तो खास तौर पे अगर बीमारियों की हम बात करें तो पोलियो, डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनस, हेपेटाइटिस बी, इसके अलावा हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी, हेपेटाइटिस बी, इसके अलावा रिसेंटली पिछले 2 साल में कई और भी बहुत सी नई वैक्सीन इसमें जोड़ी गई हैं, जिसमें कि रोटा वायरस जो डायरिया से बचाव करता है, निमोनिया और मीजल्स, जर्मन मीजल्स, इन सभी, और साथ में पोलियो तो चल ही रहा है, तो इन सभी बीमारियों के खिलाफ टीके लगाए जाते हैं। जी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, नंद स्वरूप मिश्रा जी हैं बाराबंकी से। नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हाँ, नमस्ते मैडम, मैं नंद सर, मैं जानना ये चाहता हूँ कि जो ये 1.5 माह में कौन सा टीका लगना चाहिए, 2.5 माह में कौन सा लगना चाहिए, 3.5 माह में कौन सा लगना चाहिए, फिर 9 माह में कौन सा लगना चाहिए, 24 से 16 माह में कौन सा लगना चाहिए? जी,
हाँ नंदकिशोर जी, आपने तो पूरा काफी जानकारी शेड्यूल जी। पूछ लिया है, अच्छी बात है। तो आपने 1.5 माह से शुरू किया, मैं थोड़ा और पहले ले जाता हूँ, क्योंकि टीकाकरण बर्थ के समय से ही शुरू हो जाता है। तो हमारा प्रयास रहता है कि अधिक से अधिक बच्चे जन्म लें अस्पताल में कहीं पे, ताकि सुरक्षित प्रसव हो। तो जन्म के समय ही 3 तरह के टीके दे दिए जाते हैं उसको। एक हेपेटाइटिस बी का 0 डोज, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और केवल 24 घंटे के अंदर ही लगाया जाना चाहिए। उसके अलावा एक पोलियो की पहली खुराक दे दी जाती है, उसको 0 खुराक हम लोग बोलते हैं, और BCG का टीका। ये 3 तो हम लोग जो है जन्म के समय ही देते हैं। फिर 1.5 माह पे, जैसा आपने पूछा, इसमें पेंटावेलेंट की वैक्सीन काफ़ी पहले से लग रही है। साथ में रोटा वायरस और OPV पोलियो की ड्रॉप्स दी जाती हैं, और इसमें अभी IPV यानी इनएक्टिवेटेड या इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन और न्यूमोकोकल वैक्सीन जो निमोनिया के खिलाफ है, इतनी वैक्सीन दी जाती हैं 1.5 माह पे। और ये सारी वैक्सीन जो है वो 3.5 माह पे भी दी जाती हैं। इसके अतिरिक्त तो इनमें से कुछ वैक्सीन 10 सप्ताह या 2.5 महीने पे भी रिपीट की जाती हैं, जो कि पोलियो वायरस की वैक्सीन है, पोलियो ड्रॉप्स, रोटा वायरस और पेंटावेलेंट वैक्सीन। ठीक है। इसी प्रकार आपने पूछा 9 से 12 माह के बीच में कौन सी वैक्सीन लगती हैं। तो 9 से 12 माह में सभी जिलों में MR की वैक्सीन लगती है, जो कि बच्चे को सुरक्षित करती है मीजल्स और जर्मन मीजल्स या खसरा और रुबेला इनको बोल सकते हैं। और इसके अलावा जिन जिलों में जेई का प्रभाव अधिक रहता है, वहाँ पे जेई की वैक्सीन लगाई जाती है, जिसमें उत्तर प्रदेश के 38 जिले शामिल हैं। और साथ में विटामिन A की पहली खुराक इस समय दी जाती है। जी जी। तो इसके बाद जो है आपने एक और सवाल पूछा था कि 16 से 24 माह पे कौन सी वैक्सीन लगाई जाती है। उसमें फिर से जेई और MR की दूसरी खुराक दे दी जाती है, और विटामिन A की खुराक भी दी जाती है। जी, यानी इतने सारे हैं ये टीके दिए जाते हैं बच्चों को, जिससे वो सदैव स्वस्थ रहें। जी डॉक्टर साहब, जैसे कि आप देख रहे हैं बहुत सारे आमंत्रित दर्शक आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। तो पूर्णिमा जी आपसे कुछ पूछना चाह रही हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब, आपके माध्यम से मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या सभी बीमारियों के टीके मौजूद नहीं हैं, जिससे कि टीके लगा दिए जाएं और लोग बीमार भी ना पड़ें? देखिए, सभी बीमारियों के टीके नहीं हो सकते हैं। कोई भी दवा या वैक्सीन रिसर्च करने में काफ़ी समय और काफ़ी एक्सपेंडिचर आता है, और हर एक दवा या उसका कुछ दुष्प्रभाव भी हो सकता है। तो जो बहुत ही महत्वपूर्ण बीमारियां हैं, जो बहुत ज़्यादा फैलती हैं तेज़ी से और जिनसे मृत्युएं होती हैं, ज़्यादा नुकसान होता है, उनके खिलाफ ही टीके डेवलप किए गए हैं, उनका रिसर्च किया गया है। और काफ़ी जांच पड़ताल के बाद जो टीके बहुत ही सुरक्षित रहते हैं पूरी तरह से और जिससे लाभ अधिक होता है, वही लगाए जाते हैं। इसमें एक पिछले कई सालों में उन्नति जरूर हुई है कि पहले हर एक रोग के लिए एक एक टीका लगता था। तो अब जैसे पेंटावेलेंट का भी मैंने नाम लिया, तो 5 बीमारियों के खिलाफ एक ही टीका है, एक ही इंजेक्शन लगाया जाता है, और बच्चा 5 रोगों से सुरक्षित हो जाता है। लेकिन ऐसा संभव शायद नहीं हो पाएगा कि सभी टीकों के लिए कोई वैक्सीन लगा दिया जाए। मैं समझता हूँ आपको आंसर मिल गया। जी, नंदिनी जी हमारे बीच में है। जी नंदिनी, पूछिए, अपना सवाल पूछिए। डॉक्टर साहब, इस अभियान में लगाए जाने वाले टीके केवल बच्चों को ही लगाए जाएंगे या बड़ों को भी लगाए जाएंगे? मिशन इंद्रधनुष में या फिर नियमित टीकाकरण में जो वैक्सीन लगाए जाते हैं, ये मुख्यतया 2 साल तक के लिए, जैसा अभी मैंने शेड्यूल बताया। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहीं तक सीमित है। इसके अलावा दूसरे एज ग्रुप के लिए भी टीके हैं, उनकी उम्र की आवश्यकता के हिसाब से। तो जैसे कि 5 साल पे DPT की एक बूस्टर डोज दी जाती है। इसके बाद 10 साल और 16 साल के जो लोग हो जाते हैं, किशोरियाँ, उनको पहले TT का वैक्सीन लगता था टिटनस के प्रिवेंशन के लिए, जिसको अभी रिसेंटली बदल के TD कर दिया गया है। तो उसमें टिटनस की वैक्सीन के साथ में डिप्थीरिया की एक डोज भी दी जाती है। और इसके बाद आप सभी लोगों को शायद मालूम होगा कि गर्भावस्था के दौरान भी TT की 2 खुराक दी जाती है, वो अभी भी दी जा रही है। वहाँ पर भी TT को बदल के TD कर दिया गया है। तो इससे सभी लोग हमारे TT से भी सुरक्षित रहते हैं, टिटनस से भी सुरक्षित रहते हैं। और साथ में इधर रिसेंटली पूरे विश्व में डिप्थीरिया के कुछ केसेस बढ़ते हुए पाए गए थे, तो उससे बचाव का भी इंतजाम कर लिया गया है। डॉक्टर साहब, उत्तर प्रदेश में ये किन जिलों में ये अभियान चलाया जा रहा है? ये जो IMI का अभियान है, ये उत्तर प्रदेश के 73 जिलों में चलाया जा रहा है, केवल गोरखपुर और महोबा को छोड़ के। और 73 जिलों में भी पूरे संपूर्ण एरिया नहीं है, इनके करीब 50% ब्लॉक हैं, 425 ब्लॉक या शहरी क्षेत्र। तो इनको आइडेंटिफाई किया गया क्योंकि जिन क्षेत्रों में टीकाकरण ज़्यादा पिछड़ा हुआ था, 70% से कम अचीवमेंट था, या जहाँ पे डिप्थीरिया और पर्ट्यूसिस के केसेस पिछले सालों में मिले हैं, ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित करके वहाँ पे ये सघन अभियान चलाया जा रहा है। जी,
हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं। ग्रेटर नोएडा से हैं सौरभ पाठक जी। जी, कार्यक्रम में स्वागत है, अपना प्रश्न कीजिए। थैंक यू मैम। नमस्ते मैम। जी मैम मैं सौरभ पाठक बोल रहा हूँ। मैम मेरा प्रश्न है कि मिशन इंद्रधनुष स्कीम के अंतर्गत जो पोलियो की वैक्सीन दी जाती है वो क्यों दी जाती है? क्योंकि पोलियो तो इरेडिकेट हो चुका है इंडिया से, फिर भी पोलियो की वैक्सीन क्यों दी जाती है? थैंक यू मैम। ये आपका बहुत ही अच्छा सवाल है एक्चुअली। तो पोलियो उत्तर प्रदेश से और भारत से भी ख़त्म किया जा चुका है, आप जानते ही हैं, और पिछले 8 साल से कोई केस नहीं मिला है, 8 साल से अधिक हो गए, लेकिन अभी पूरे विश्व से समाप्त नहीं हुआ है। और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान जो हमारे पड़ोसी देश हैं, यहाँ पे हर साल अभी कुछ केस मिल जाते हैं, वो भले ही 10-20 की संख्या में रहते हैं। तो चूँकि आवागमन लोगों का बना रहता है विभिन्न साधनों से, तो कभी भी ये वायरस हमारे यहाँ दोबारा आ सकता है और बच्चे दोबारा प्रभावित हो सकते हैं। तो चूँकि एक हमने इतना बड़ा लक्ष्य हासिल किया है, लाखों बच्चे जो पोलियो से प्रभावित होते थे, ग्रसित होते थे हर साल, वो अब नहीं होते हैं। तो हम नहीं चाहते कि थोड़ी सी लापरवाही से ये दुर्घटना फिर हो जाए। तो जब तक विश्व में कहीं भी पोलियो केस निकलते रहेंगे, मिलते रहेंगे, तब तक हमें ये पोलियो की वैक्सीन देते रहना पड़ेगा। और इसीलिए रूटीन इम्यूनाइजेशन में भी और मिशन इंद्रधनुष में हम लोग बच्चों को इसकी खुराक दे रहे हैं लगातार। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि जैसे आपने बताया 73 ज़िलों में ये अभियान चलाया जा रहा है उत्तर प्रदेश के, तो इसके अलावा जो ज़िले हैं, क्या वहाँ पे टीकाकरण पूर्ण रूप से हो चुका है? इसके अलावा 2 ही जिले बचते हैं, गोरखपुर और झांसी। तो यहाँ पे पूर्ण प्रतिरक्षित बच्चों का प्रतिशत 90% से अधिक है, और 90% से अधिक मॉनिटरिंग के द्वारा, केवल रिपोर्टिंग के अनुसार नहीं, WHO की लगातार मॉनिटरिंग होती है हर महीने, हर साल हमारे पास हर एक ब्लॉक की रिपोर्ट रहती है। तो उसके अनुसार 90% से अधिक इनका ऑलरेडी अचीवमेंट है, और यहाँ पे कोई भी डिप्थीरिया या पर्ट्यूसिस के केसेस नहीं मिले। तो हमें पता है कि यहाँ पे इस तरह कोई समस्या नहीं है, अच्छा कवरेज है, इसलिए इनको शामिल नहीं किया गया है। दर्शकों, आज अपने इस कार्यक्रम में जिस विषय पर हम बातचीत कर रहे हैं वो है सघन मिशन इंद्रधनुष 2.0। अपनी इस बातचीत को हम जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ रुकते हैं और लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। दर्शकों, आप देख रहे हैं कार्यक्रम मिशन हेल्थ। आज अपने इस कार्यक्रम में जिस विषय पर हम बातचीत कर रहे हैं वो है सघन मिशन इंद्रधनुष 2.0, और आज इस विषय पर हमें जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर वेद प्रकाश जी। हमारे साथ बहुत सारे दर्शक मौजूद हैं। शोभित जी अपना सवाल पूछना चाहते हैं। जी शोभित जी। डॉक्टर साहब, यह अभियान कब से कब तक चलेगा? ये अभियान उत्तर प्रदेश में 4 चरणों में चलाया जा रहा है, जिसमें दिसंबर और जनवरी के 2 चरण समाप्त हो चुके हैं, और तीसरा अभियान फरवरी में और चौथा मार्च में चलाया जाना है। फरवरी में 3 फरवरी से चलाया जाएगा, और इसी तरह से मार्च में भी चलाया जाएगा 6 मार्च से, और 7 दिनों तक 7 वर्किंग डेज में चलाया जाता है, जिसमें बुधवार और शनिवार को छोड़ के। तो उसका एक प्लान बना हुआ है, जहाँ कहीं भी बच्चे छूटे हुए हैं उनकी लिस्ट बनी हुई है, और एएनएम द्वारा वहाँ जाके गांव में एक कैंप लगा के, और आशा के माध्यम से जो चिन्हित बच्चे हैं उनको बुला के उनका टीकाकरण किया जाएगा। डॉक्टर साहब, इस मिशन के अंतर्गत, इस अभियान के अंतर्गत और कौन से विभाग हैं जो सहयोग कर रहे हैं? जितने भी संबंधित विभाग हैं सभी का इसमें सहयोग लिया जाता है। सबसे ज़्यादा तो महत्वपूर्ण इसमें ICDS डिपार्टमेंट या बाल एवं महिला विकास विभाग है, जिसमें ICDS की आंगनवाड़ी कार्यकर्ती इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। और गाँव में ये जो कार्यक्रम चलाया जाता है या क्षेत्र में, वो आंगनवाड़ी, एएनएम और आशा 3 लोगों के द्वारा मिलकर AAA प्लेटफॉर्म लोग बोलते हैं, उनके माध्यम से चलाया जाता है। इसके अलावा शिक्षा विभाग का काफ़ी रोल है इसमें, और टीचर्स की ड्यूटी भी लगाई जाती है प्रायः जहाँ आवश्यकता होती है, और नहीं तो मोटिवेशन के लिए और अवेयरनेस फैलाने के लिए, जनरेट करने के लिए उनका उपयोग जरूर किया जाता है। इसी तरह से पंचायती राज विभाग है, उसका सहयोग लिया जाता है, क्योंकि उनके माध्यम से भी जो है लोगों को जागरूक किया जाता है और उनकी सहायता ली जाती है। और अन्य बहुत से और भी हैं, जैसे NSS और NSC, इस प्रकार की संस्थाएं हैं, नेहरू युवा केंद्र, सभी का सहयोग लिया जाता है। रेलवे विभाग, मिलिट्री, सभी का इसमें सहयोग रहता है, ताकि वो अपने अपने विभाग के माध्यम से जागरूकता करें और सहयोग दें। जी, हमारे साथ अनुभव जी मौजूद हैं, वो आपसे पूछना चाह रहे हैं कुछ। डॉक्टर साहब, बहुत लोग नहीं जानते हैं कि, बहुत लोग जानते हैं कि सामाजिक और उससे करके उसकी जानकारी नहीं जानते हैं
इसमें इनको कैसे जोड़ा जा सकता है? मतलब सामाजिक कारणों से या डर के कारणों से कुछ लोग नहीं जाते हैं टीकाकरण करवाने, तो उनको कैसे जोड़ा जाए, उन्हें कैसे समझाया जाए? इसके लिए बहुत से एक्चुअली ये जो है जागरूकता के कार्यक्रम, अवेयरनेस के चलते रहते हैं, जिनमें से आज का भी कार्यक्रम एक पार्ट है। इसके अलावा क्षेत्र में एएनएम के अलावा आशा पहले तो ग्रामीण क्षेत्र में होती थी, अब शहरी क्षेत्र में भी अधिकतर जगह आशा नियुक्त कर दी गई हैं। तो ये 1000 की पॉपुलेशन को ही कवर करती है। इनके माध्यम से भी लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जाता है। एक बात जरूर है कि बहुत से लोग इस डर से नहीं लगवाते हैं टीके कि बच्चे को कुछ हो ना जाए, है ना। तो कई बार तो टीका लगवाने के बाद अगर इंजेक्शन लगाए तो हल्का सा दर्द भी हो जाता है, बच्चे को हो सकता है, और कई बार हल्का बुखार भी आ जाता है। तो लेकिन बहुत ही हल्का होता है, इससे डर के न लगवाना बहुत बड़ी मूर्खता होती है, क्योंकि अगर वो रोग से ग्रसित हो गया बच्चा तो कई दिन तक वो बुखार से या दूसरी परेशानियों से ग्रसित रहेगा, कई दिन तक छुट्टी लेके उसका इलाज करना पड़ेगा, पैसे भी खर्च होंगे और कई मृत्यु भी हो सकती है। तो इस डर से तो कभी भी टीकाकरण से नहीं बचना चाहिए। इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि चूँकि टीकाकरण एक काफ़ी वृहद कार्यक्रम है, जब भी चाहे बुधवार हो, शनिवार हो या मिशन इंद्रधनुष में कोई और दिन हो, जब ये कार्यक्रम चलता है तो एक दिन में लाखों बच्चों को टीके लगाए जाते हैं। तो सीधी सी बात है कि उसी दिन किसी न किसी बच्चे की मृत्यु भी होती होगी किसी अन्य कारण से, या बीमार पड़ते हैं, तो कई बार लोग उसको उसी से जोड़ देते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है, डरे नहीं, बिल्कुल निसंकोच आप जाएं और टीकाकरण करवाएं। एग्जैक्टली। तो अब ये बताने की जरूरत है सभी लोगों को कि ये टीके जो है बिल्कुल पूरी तरह सुरक्षित हैं, इनसे कोई भी इस तरह के साइड इफेक्ट या खतरे नहीं हैं, ये केवल बच्चे की सुरक्षा के लिए ही लगाए जा रहे हैं। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं। जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी, हम डॉक्टर साहब से ये जानना चाहते हैं, क्या सभी तरह की जो बीमारियां हैं उनके टीके सरकारी और जिला अस्पतालों में लग जाते हैं बच्चों को? सभी तरह के टीके तो नहीं होते हैं, मैं ये बताना चाहूँगा। जो बहुत ही गंभीर समस्याएं हैं, बीमारियां हैं और जिनसे मृत्यु का खतरा रहता है, उन्हीं के लिए टीके लगाए जाते हैं। लेकिन जो बच्चों के मृत्यु के या बीमारी के प्रमुख कारण हैं, जिनसे ज़्यादा परेशानी होती है, उनके खिलाफ सभी टीके मौजूद हैं। जैसा मैंने अभी बताया कि पिछले 2 वर्षों में कुछ नए टीके भी लगाए गए। तो जैसे आज के समय में शुरुआत के 2 साल में बच्चे की मृत्यु का एक प्रमुख कारण होता है डायरिया, और इसी तरह से निमोनिया। तो डायरिया के खिलाफ पहले वैक्सीन नहीं होती थी, अब ये सभी जिलों में रोटा वायरस की वैक्सीन भी दी जा रही, जो कि मुँह से दी जाती है, कोई इंजेक्शन नहीं लगता। तो डायरिया से काफ़ी जो ग्रसित बच्चे हैं उनकी संख्या कम होती जाएगी, मृत्यु भी कम होगी इससे। इसी तरह से निमोनिया का भी टीका इंक्लूड किया गया है, जो कि निमोनिया से बच्चे को बचाता है, इसको हम पीसीवी वैक्सीन बोलते हैं। और एक और आपने नोटिस किया होगा कि पहले मीजल्स या खसरा की वैक्सीन लगती थी, पिछले वर्ष से उसको रिप्लेस करके एमआर वैक्सीन लगाई जा रही है, मीजल्स रुबेला वैक्सीन। इसका एक बहुत बड़ा अभियान भी चला था पिछले साल नवंबर से जनवरी फरवरी तक। मतलब कोशिश की जा रही है कि जिनसे ज्यादा खतरा होता है बच्चों को, उन बीमारियों के टीके उन्हें अवश्य लगाए जाएं। जी दर्शकों, आज अपने जिस कार्यक्रम में जिस विषय पर हम बातचीत कर रहे हैं वो है सघन मिशन इंद्रधनुष 2.0। अपनी इस बातचीत को जारी रखेंगे, लेकिन पुनः एक बार यहाँ रुकते हैं और लेते हैं एक छोटा सा विराम। दर्शकों, आप देख रहे हैं कार्यक्रम मिशन हेल्थ। आज अपने इस कार्यक्रम में जिस विषय पर हम बातचीत कर रहे हैं वो है सघन मिशन इंद्रधनुष 2.0, और इस विषय पर बातचीत कर रहे हैं, हमें जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर वेद प्रकाश जी। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई हैं हरदोई से, ज्योति जी। जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हाँ जी नमस्कार, मैं एक्सपर्ट से ये जानना चाहती हूँ कि इसका नाम सघन इंद्रधनुष 2.0 है, तो 2.0 से क्या मतलब है, और क्या इसके अंतर्गत रुबेला और मेनिंजाइटिस का टीका भी अवेलेबल है? 2.0 से आशय ये है कि इसका एक अभियान पहले 2017-18 में चलाया गया था, ये उसका दूसरा अभियान चल रहा है। और जैसा आपने पूछा, मीजल्स रुबेला का वैक्सीन तो इसमें दी जा रही है, लेकिन मेनिंजाइटिस की कोई अलग से वैक्सीन इसमें नहीं है। हालांकि कई वैक्सीन इसमें ऐसी इंक्लूडेड हैं जिनकी वजह से मेनिंजाइटिस की संख्या में कमी आती है, जैसे कि जेई से भी मेनिंजाइटिस होती है और जेई का वैक्सीन भी इसमें उपलब्ध है। जी हमारे साथ हमारे बीच में आशु जी मौजूद हैं। जी आशु, पूछिए। डॉक्टर साहब, कुछ बीमारियों के टीके 2-3 बार लगवाए जाते हैं, अगर किसी ने एक टीका लगवा लिया, दूसरा टीका किसी रीजन से नहीं लगवा पा रहा है, तब क्या होगा? उसका पूरा लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि जो भी टीके 3 बार दिए जाते हैं तो उसमें ये तय है कि एक बार टीका लगने से थोड़ी इम्यूनिटी आती है, उसको कंटिन्यू करने के लिए या बढ़ाने के लिए दूसरा या तीसरा टीका देने की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसलिए सलाह यही है कि सारे टीके लगवा लें, समय से लगवा लें।
कंचन जी हमारे बीच में हैं। जी पूछिए कंचन जी। नमस्ते डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये प्रश्न करना चाहती हूँ कि अगर मैंने पहला टीका गांव में लगवाया है और दूसरा टीका गांव में नहीं मौजूद है तो वो कैसे और कहाँ लगेगा? वैसे तो सभी टीकाकरण सत्र में सभी टीके मौजूद रहते हैं, ये प्रयास रहता है और अधिकतर रहते भी हैं। लेकिन यदि ऐसी कभी समस्या आ जाए कि गांव में वैक्सीन नहीं है तो आप पास के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जाके लगवा सकते हैं, वहाँ पे सभी टीके मौजूद रहते हैं और ख़ासतौर पर बुधवार शनिवार को जरूर वहाँ मिल जाएंगे। सिद्धार्थ जी अपना पूछना चाह रहे हैं अगला सवाल। डॉक्टर साहब, सारे टीके लगने के बाद क्या लोग बीमार ही नहीं पड़ेंगे? ऐसा नहीं है। जैसा मैंने बताया कि सभी बीमारियों के लिए टीके नहीं हो सकते हैं, तो जिन बीमारियों के लिए टीके लग रहे हैं उनसे बचाव होगा। उसके अलावा बहुत सी और बीमारियां हैं, उनसे वो ग्रसित हो सकते हैं। हमारे बीच में एक और ऑडियंस है, सची जी, ये भी आपसे कुछ पूछना चाह रही है डॉक्टर साहब। जी सची, पूछिए अपना सवाल। डॉक्टर साहब, ये टीके मुफ्त में लगते हैं या इनके लिए पैसे देना पड़ेगा? जो सरकारी कार्यक्रम चलाया जा रहा है नियमित टीकाकरण का या फिर मिशन इंद्रधनुष, सघन मिशन इंद्रधनुष है, इसमें सभी टीके पूरी तरह से फ्री हैं। इसमें किसी भी तरह का ना तो टीके का कोई चार्ज लिया जाता है, ना ही कोई सिरिंज वगैरह लाने के लिए। तो ये सभी का जानना जरूरी है कि मुफ्त में सारे टीके उपलब्ध हैं। एक और ऑडियंस है हमारे साथ, रमेश जी, ये पूछना चाह रहे हैं आपसे अपना सवाल। नमस्कार। कहते हैं कि बार टीका लगवाने से भारत जो है पोलियो मुक्त हो गया है, तो क्या सर इस अभियान से टीका अभियान और टीकाकरण से क्या अपना प्रदेश भी बीमारियों से मुक्त हो जाएगा? सभी बीमारियों से मुक्त होना संभव नहीं है और जो भी टीके लगाए जा रहे हैं हर एक टीके से उसका जो है उन्मूलन भी संभव नहीं है। तो कुछ ही रोगों का उन्मूलन संभव है, जैसे पोलियो का हो पाया, और बाकी रोग टीके जैसे टिटनेस का टीका है, इसमें उन्मूलन की हम उम्मीद नहीं करते हैं। बस ये कि अगर लगवाते रहें लोग समय से तो इसकी बीमारी नहीं होने के चांस रहेंगे, वो सुरक्षित रहेंगे। डॉक्टर साहब, यहाँ हम आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि इस अभियान के लिए क्या टीके लगवाने के लिए कहीं जाना है या वो लोग खुद टीका लगाने घर घर आएंगे? घर घर नहीं होता है, क्योंकि जो इंजेक्टेबल टीके हैं, पोलियो के अलावा जो भी टीके हैं, ये घर घर नहीं दिए जाते हैं और संभव भी नहीं है, और उसमें कोल्ड चेन वगैरह मेंटेन नहीं हो सकता है। तो घर घर तो नहीं, लेकिन बहुत दूर न जाना पड़े इसके लिए व्यवस्था की जाती है कि प्रत्येक गाँव में ये सेशन लगाए जाते हैं और शहर में भी अलग अलग क्षेत्रों में लगाए जाते हैं। तो बहुत दूर नहीं जाना पड़ता है, अधिकतर 1 किलोमीटर के अंदर ही आपके कहीं ना कहीं ये टीकाकरण सत्र लगते हैं। जी डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी आपने जानकारियां दी हमारे दर्शकों को। और इसी के साथ दर्शकों, अब हम कार्यक्रम के अंतिम पायदान पे आ गए हैं और अब बारी है चलते चलते की। दर्शकों, चलते चलते में हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं और उसका जवाब आपको हमें देना होता है। और लॉटरी के माध्यम से जो भी विजेता निकलता है, जो भी भाग्यशाली विजेता चयनित होता है, उनको हम अपने स्टूडियो में आमंत्रित करते हैं और सम्मानित करते हैं। तो बस फटाफट नोट कीजिए आज का हमारा सवाल। आज का प्रश्न है, सघन मिशन इंद्रधनुष 2.0 प्रदेश में कब से कब तक चलेगा? तो आपने प्रश्न नोट कर लिया होगा और अब हमें उत्तर भेजने के लिए हमारा पता नोट करें। हमारा पता है प्रस्तुतकर्ता मिशन हेल्थ, कमरा नंबर 205, दूरदर्शन केंद्र 24 अशोक मार्ग, लखनऊ 226001। और अगर आप हमें मेल के माध्यम से अपना उत्तर दे रहे हैं तो हमारा ईमेल आईडी है missionhealth.ddupLko@gmail.com। इसी के साथ आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। स्टूडियो में आप सभी आमंत्रित दर्शक आए, आपका बहुत बहुत आभार। और डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत बहुत आभार कि आप कार्यक्रम में आए और इतनी बेहतरीन, आपने इतने कम समय में इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को दी। वो अवश्य इस जानकारी से अवश्य लाभान्वित हुए होंगे और बहुत बहुत आभार आपका।